Hi guys, welcome to my channel. In today's class, we will continue with our NCERT Examiner Solution Series और आज हम करेंगे चैप्टर 1 सेट का पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने क्या किया था? पार्ट 3 में हमने जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए थे। अभी तक हम इस सीरीज के थ्री पार्ट्स में आपको करवा चुका हूँ। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए थे और जो आपका पार्ट 3 था इसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का एनालिसिस कंप्लीट किया था। अब सेट्स का लास्ट पार्ट बचता है, वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पार्ट, जो हम आज की क्लास में शुरू करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, चूज अ करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शन इन ईच एक्सरसाइज 29 to 43। देखो कहने के लिए तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पर आपको पूरा सॉल्व करोगे तभी आपको इसका एनालिसिस क्लियर होगा। क्वेश्चन देखो क्या है आपका 29। सपोज A1 A2 अप टू A30 मीन्स टोटल जो है आपके 30 सेट्स है और हर सेट में कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। इसके अलावा आपको और क्या कहा जा रहा है? B1 B2 अप टू Bn। तो टोटल कितने सेट है? अप टू अगर n है, अब देखो यहाँ पर अप टू 30 था तो 30 सेट, अप टू n है तो n सेट। और हर सेट में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट्स है। फिर आपको ये कहा जा रहा है कि 1 to 30 सेट्स का यूनियन मीन्स ये इन सभी सेट्स का जो यूनियन है, और इसी तरह से इन सभी सेट्स का जो यूनियन है वो किसके इक्वल है? वो S के इक्वल है। एंड ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द AIs एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ द PIs। तो आपको पूछा जा रहा है n की वैल्यू क्या है? आपको पूछा जा रहा है n की वैल्यू क्या है? तो देखो कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो that what has been given in this क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है? that A1 A2 अप टू A30 टोटल सेट्स कितने हैं? ए सीरीज में टोटल कितने सेट है? 30 सेट्स है। और हर सेट में कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स। हर सेट में कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स। इसी तरह से आपको क्या कहा जा रहा है? B1 B2 अप टू Bn। और हर सेट में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। हर सेट में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। फिर आपको यह कहा जा रहा है यूनियन ऑफ 1 to 30 of AI set is equal to union of 1 to n BI set। ये किसके इक्वल है? आपका S के। अब ध्यान से देखो, अब आप इस लाइन को समझो। देखो ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द AI। इसका मतलब यह है कि S का हर एलिमेंट जो है A सीरीज के 10 एलिमेंट्स के इक्वल। S का हर एलिमेंट जो है A सीरीज के 10 एलिमेंट्स के इक्वल है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट 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 अप टू A30 इक्वल टू B1 यूनियन B2 यूनियन B3 डॉट 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 अप टू Bn। ये किसके इक्वल है? S के इक्वल। ये किसके इक्वल है? S के। ठीक है। अब यहां पर देखो आपको 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। अगर हम पार्ट 1 को पार्ट 3 से इक्वेट करते हैं, पार्ट 1 को पार्ट 3 से इक्वेट करते हैं, तो देखो क्या रिलेशन बनेगा। यहाँ जितने भी ये सेट है इन सभी सेट में हर सेट में 5 एलिमेंट्स है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 5 into 30 5 into 30। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एस सेट का हर एलिमेंट जो है इसके 10 एलिमेंट्स के इक्वल है। एस सेट का हर एलिमेंट जो है इसके 10 एलिमेंट्स के इक्वल है। तो इट मींस इट शुड बी इक्वल टू S into 10। इट शुड बी इक्वल टू S into 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम हेयर S विल बी इक्वल टू 15। फ्रॉम हेयर S विल बी इक्वल टू 15। इसी तरह से आप यहाँ देखो, अगर हम सेकंड सेट को सेकंड टर्म को थर्ड के इक्वल रखते हैं, सेकंड को थर्ड के इक्वेट करते हैं, तो देखो यहाँ पर हर सेट में कितने एलिमेंट है? टोटल सेट n है और हर सेट में 3 एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हर सेट में 3 एलिमेंट है। और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एस सेट का हर एलिमेंट जो है बी सेट के 9 एलिमेंट्स के इक्वल है। बी सेट के 9 एलिमेंट्स के इक्वल है। इसका मतलब इट शुड बी इक्वल टू 9 इंटू एस। इट शुड बी इक्वल टू 9 इंटू एस। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो एस की वैल्यू कितनी है? 15। वो यहां पुट कर दो। तो व्हाट वी विल हैव 3 इंटू एन इक्वल टू 9 इंटू 15। 9 इंटू 15। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n विल बी इक्वल टू 9 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 3 जा 9
और n की वैल्यू आ जाएगी 45, n की वैल्यू आ जाएगी 45। 45 का मतलब राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट। फाइनाइट का मतलब आपको पता है, जिसमें फाइनाइट का मतलब आप सेट्स के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो, दैट इज फाइनाइट सेट। आपके पास दो सेट है, एक सेट में m एलिमेंट है, एक सेट में n एलिमेंट है। फिर आपको ये कहा जा रहा है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट। भाई फर्स्ट सेट में जितने भी सबसेट है, तो हम ये मान लेते हैं, देखो वी नो दैट नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाला जाता है। नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 मैं यहाँ पर x लिख रहा हूँ। x का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसका मतलब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट में कितने सबसेट्स होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट, तो 2 फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट है m, तो आप ये कहोगे 2 m। इसी तरह से नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट में कितने एलिमेंट है, सेकंड सेट में n एलिमेंट है, तो ये होगा 2 n। ये किसके इक्वल होगा, 2 n के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको एक आ जा रहा है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड सेट। इसका मतलब 2 m जो है वो ज्यादा है 2 n से, और कितना ज्यादा है 112। मेरी बात समझ में आ रही है। तो कैन आई से दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव फॉर्म में भी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फॉर्म में आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको प्रॉपर वे में क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट सेट के जो नंबर ऑफ सबसेट है और सेकंड सेट के जो नंबर ऑफ सबसेट है उसमें कितना डिफरेंस है, 112 का डिफरेंस है। ये बात क्लियर होगी। अब हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हमें m और n की वैल्यू फाइंड कर। तो देखो अगर मैं यहां से इफ आई टेक 2 n कॉमन फ्रॉम हियर, बट आई विल हैव 2 m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 112। अब ये कैसे आए ये भी बता देता हूं। जब हम किसी भी चीज को जब हम किसी भी टर्म को कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो टर्म जो है दोनों ही टर्म से डिवाइड होती है। तो जब आप इस टर्म से इसको डिवाइड करोगे 2 n को माइनस, और जब आप इस टर्म से 2 n को डिवाइड करोगे तो बेस सेम होने की वजह से पावर माइनस हो जाएगी और कैंसिल होके बन आ जाएगी। इस तरह से ये वैल्यू आई। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टेप, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इसको हम सॉल्व कैसे करें। आपको क्या करना होगा, 112 को इसी फॉर्म में लिखना होगा, मीन्स आपको इसको फैक्टराइज करना होगा। 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 56, फिर आप 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 28, फिर अगर मैं 2 से फैक्टर्स लेता हूं तो ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 2 7 जा 40। इसका मतलब ये हुआ कि 2 n विद इन ब्रैकेट 2 m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 2 4 1 2 3 4 इंटू 7, ये इसके इक्वल होता है, इंटू 7 ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। जब आप इक्वेट करोगे तो ये जो फर्स्ट टर्म है आपकी, फर्स्ट टर्म ये इसके इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये वाइट इंप्लाइज 2 n जो है 2 4 के इक्वल होगा, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। इसी तरह से ये जो सेकंड वाला पार्ट है आपका 2 m माइनस n माइनस 1, ये किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। तो जब आप इसको इक्वेट करोगे 2 m माइनस n माइनस 1, ये किसके इक्वल होगा 7 के। ये किसके इक्वल होगा 7 के इक्वल होगा। अब देखो ये -1 है, ये -1 है। -1 को राइट साइड में लेके जाओगे तो 2 m माइनस 1 n इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 2 m माइनस n। अगेन मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 3। और आपको पता है कि अगर बेस सेम हो, अगर हमारा बेस सेम है तो पावर हमारी क्या होती है, पावर हमारी इक्वेट हो जाती है, तो पावर हमारी इक्वल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो m माइनस n है वो 3 के इक्वल होगा। n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू यहाँ पे 4 अगर आप पुट करते हो तो m माइनस 4 किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल होगा, और m की वैल्यू आ जाएगी 7। m हमारा 7 है, n हमारा 4 है। m 7 n 4, तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन क्या है, m 7 n 4। तो कैन आई से दैट option B is the right answer, M7 and 4, right? Let's move to the next question. Next question is question number 31, and question is the set A intersection B complement whole complement union
बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू व्हाट? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन हियर, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है दैट एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। किसके इक्वल होता है? एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। ये बात समझ में आ गई आपको? तो इसका मतलब इसको मैं कैसे लिखूंगा? इट कैन बी रिटर्न एज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये आपका वाई है, तो वाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, ये इसके इक्वल हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये हो जाएगा यूनियन, ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एंड इट कैन बी रिटर्न एज, देखो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो सेट के इक्वल ही आ जाता है। ये कुछ फिर इस तरह से आ जाएगा, ये कुछ फिर इस तरह से आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। नाउ फर्दर इट कैन बी रिटर्न एज, further it can be written as a complement union b, a complement union b, then union b intersection c। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बेसिकली इसको मैंने बस इस ब्रैकेट में लिखा है, बाकी मैंने अभी वही चीज लिखी है, कोई नई चीज नहीं लिखी है स्टेप में। अब देखो, अब आप ये देखो कि ये जो है आपका, ये बड़ा सेट है, ये लार्जर सेट है, ये स्मॉलर सेट है। अब लार्जर सेट और स्मॉलर सेट का यूनियन करेंगे तो लार्जर सेट के इक्वली होता है। अब इस चीज को मैं एक वेन डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि आप ये देखो, यहां देखो, तो ये हो गया आपका सेट ए एंड सेट बी एंड लेट्स टेक सेट सी, ये हो गया सेट, दिस वन इज सेट सी। ये सेट सी हो गया, ठीक है, ये सेट सी हो गया। अब आप देखो क्वेश्चन में, देखो क्या कहा जा रहा है। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, ये हो गया सेट सी। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए सेट को छोड़ के, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी को शेड करता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, यूनियन बी यानी कि बी सेट, ये इस तरह से आएगा आपका सारा, इस तरह से, बिकॉज बी तो सारा ही है आपका। तो ये आपका इस तरह से शेड आएगा, ये आपका आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये आपका आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये आपके तीन सेट है, सेट ए बी सी। फिर बी इंटरसेक्शन सी, अब मैं बी इंटरसेक्शन सी की बात करता हूं, तो इसको मैं ब्लू कलर से शेड कर, ये आपका बी इंटरसेक्शन सी। तो आप खुद ही देखो बड़े वाला सेट कौन सा है, जो मैंने पूरा शेड किया रेड कलर से, वो आपका है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, और बी इंटरसेक्शन सी जिसको मैं ब्लू कलर से शेड कर रहा हूँ वो है। तो आप एक बड़े सेट का यूनियन छोटे सेट के साथ करोगे तो वो बड़े सेट के इक्वल ही होगा। तो कैन आई से दैट, कैन आई से दैट दिस विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ये किसके इक्वल होगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के ही इक्वल आएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी, दिस इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 32 and question is F1 be the set of a parallelogram, F2 be the set of rectangle, F3 be the set of rhombus and F4 be the set of square। तो देखो F1 क्या है? पैरेललोग्राम है, F2 क्या है? रेक्टेंगल है, F3 रोम्बस है और F4 क्या है? स्क्वायर है। एंड F5 विद द सेट ऑफ ट्रेपीजियम इन अ प्लेन, देन F1 में बी इक्वल टू, देखो F1 क्या है? पैरेललोग्राम, ध्यान से देखो, अब इस चीज को समझो। F1 पैरेललोग्राम है, F1 क्या है? पैरेललोग्राम। और रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है और स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है, लेकिन ट्रेपीजियम एक पैरेललोग्राम नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको कहा जा रहा है कि F1 में बी इक्वल टू, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? F1 में बी इक्वल टू, तो कैन आई से दैट
F1 is equal to union of F1, F2, F3 एंड F4। देखो F1 क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का आप रेक्टेंगल से यूनियन करोगे तो भी पैरेललोग्राम ही आएगा, सबसे बड़ा सेट तो यही हुआ, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। इसका इसके साथ यूनियन करोगे तो भी पैरेललोग्राम है, और स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। तो बेसिकली जो F1 है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा F2 यूनियन F3 यूनियन F4 यूनियन F1। तो राइट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है। So guys, this is for today's class. I hope you like this class. In the next class, we will continue with our question number 33. In the next class, we will continue with our question number 33. If you like this class, then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon button so that you get the regular notification of my classes. Bye, take care and have a great day.